हेलो, नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हो? मैं आशा करता हूँ कि आप बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और अपने जीवन में आप आगामी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। ये जो वीडियो है स्पेशली उन बच्चों के लिए है जो राजस्थान में आने वाले रीट मेन L1 व L2 की तैयारी कर रहे हैं और साथ में अन्य जितनी भी भर्तियां हैं जिनमें विज्ञान आता है। इससे पहले अपन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के दो वीडियो लेके आ चुके हैं। वीडियो पहले में हमने बेसिक जानकारी ली थी और वीडियो सेकंड में लेक्चर नंबर सेकंड में हमने ये देखा था कि भाई मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसे काम करता है। और आज का जो अपना जो वीडियो है, वीडियो नंबर 3, उसमें अपन ये चर्चा करेंगे कि फीमेल जनन तंत्र कैसे वर्क करता है, इसमें एग्स का निर्माण कैसे होता है और कैसे एक बच्चे का शरीर में निर्माण होता है। तो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। जी, सुनिए बात। सबसे पहले अपन हेडिंग अपनी यही रहेगी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो सबसे पहले अपन ये देखते हैं कि भाई फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो कहाँ स्थित होता है, इसकी सबसे पहले तो स्थिति देखते हैं। जैसे मेल की देखी थी पेल्विक गर्डल में, सेम वही का वही पेल्विक रीजन में श्रोणि क्षेत्र में कौन स्थित होता है? महिलाओं के पेल्विक गर्डल में, पेल्विक एरिया में, या जिसको अपन बोलते हैं श्रोणि क्षेत्र में। आपका कौन स्थित होता है? आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है। ओके साहब। अब इस फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर अंग होते हैं। कौन कौन से अंग होते हैं? इसमें होते हैं साथियों दो प्रकार के ऑर्गन। कितने प्रकार के ऑर्गन पाए जाते हैं इसमें? दो प्रकार के ऑर्गन पाए जाते हैं सर। ओके, कौन कौन से दो प्रकार के? तो देखते हैं, अपन बात करते हैं। एक को अपन बोलेंगे प्राथमिक जननांग, मेन मुख्य जननांग, या इसको बोलते हैं प्राथमिक। अब इसको प्राथमिक क्यों बोला, इसकी अपन चर्चा करेंगे। प्राथमिक जननांग, तब जनन अंग। और एक है साथियों द्वितीयक जनन अंग। एक एक बार मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूँ, फिर अपन इसकी डिटेल से चर्चा करेंगे। प्राथमिक के अंदर कौन कौन से होते हैं? प्राथमिक के अंदर एक ही होता है, ध्यान रखना साथियों। इसका उदाहरण है ओवेरी। ओवे इसको अपन बोलते हैं से। और एक महिला के अंदर एक पेयर अंडाशय पाए जाते हैं, एक जोड़ी अंडाशय पाए जाते हैं। द्वितीयक में साथियों कौन कौन से होते हैं? तो द्वितीयक को साथियों में थोड़ा आगे लेके चलते हैं। द्वितीयक जननांग के अंदर क्या क्या होता है, ये द्वितीयक जनन अंगों में कौन कौन सी चीजें शामिल है वो आपको दिखाता हूं। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ द्वितीयक, तो फिर एक डायग्राम के माध्यम से इसको आपको समझाऊंगा। एक जनन, द्वितीयक जनन अंग में सबसे पहले आएगा आपकी नंबर एक में है इसमें फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब जिसको बोलते हैं हिंदी में डिंब वाहिका। तो क्या बोलते हैं साथियों? डिंब वाहिका। और दूसरे नंबर पे साथियों है इसमें आपका यूट्रस, गर्भाशय। अब इन सब की अपन चर्चा करने वाले हैं गर्भाशय, जिसको अपन बोलते हैं यूट्रस। जी। और तीन नंबर पर ध्यान रखना साथियों, इसमें है आपका सर्विक्स भाग। और इसी सर्विक्स भाग के पास एक ग्रंथि पाई जाती है जिसको बोलते हैं बार्थोलिन ग्रंथि, सर्विक्स पार्ट। और चार नंबर पे इसमें पाई जाती है वेजाइना, जहां से जन्म के बाहर आता है। और पांच नंबर पे आपको मेमरी ग्लैंड या दुग्ध ग्रंथि आपको ध्यान रखना है। मेमरी ग्लैंड। और एक
सर्विक्स वाले भाग में एक पाई जाती है बार्थोलिन ग्रंथि। बार्थोलिन ग्रंथि, ये इतनी चीजें पाई जाती हैं। अब मैं एक बार दोबारा आपको बता रहा हूँ, आप एक बार बड़े ध्यान से सुनना और गौर से सुनना, समझ में आएगा बिल्कुल। द्वितीयक जननांग में कौन कौन है? फेलोपियन ट्यूब है, फिर कौन है, फिर गर्भाशय जिसको अपन यूट्रस बोलते हैं, जिसको सामान्य भाषा में कोख बोलते हैं। एक है सर्विक्स भाग, और इसी सर्विक्स भाग में क्या पाई जाती है? आपकी बार्थोलिन ग्रंथि। एक है आपकी वेजाइना, जिसको योनि बोलते हैं, चलो मैं ये नाम, और वेजाइना जी। और एक है आपकी मेमरी ग्लैंड, दुग्ध ग्रंथियां। और प्राथमिक में है आपका कौन सा? आपका अब आपको एक बात समझ में आई होगी सर, इसका मैं आपको दिखाता हूँ, डायग्राम दिखाता हूँ, एक मिनट बड़ा ध्यान से सुनना बेटा। आप देखो कौन कौन से भाग कहाँ कहाँ, सुनना। दो पेन मैंने केवल, देखो सुनो, और चीजों को समझो आप, है ना, बड़े आराम से समझ, सुनो भाई। सुनिए भाई, ये जो आपको येलो कलर में दिखाई दे रहे हैं, कितने अंडाशय हैं? एक ये रहा और एक ये रहा। कितने अंडाशय? ये है आपके प्राथमिक जननांग। और इस प्राथमिक जननांग में यहां से लेके यहां तक, इसको बोलते हैं साथियों फेलोपियन ट्यूब, जो कैसी है? द्वितीयक जननांग है। ये समझ में है? और ये जो बीच वाला भाग आपको दिखाई दे रहा है, बीच वाला भाग, ये वाला, कोई बात नहीं, ये जो आपको भाग आपको नहीं दिखाई दिया है, तो मैं इसको मैं यूट्रस, या जिसको बोलते हैं गर्भ। इस गर्भ के अंदर दो लेयर तो होती हैं स्थायी, पैरामेट्रियम और मायोमेट्रियम, बाहर वाली और बीच वाली, और एक होती है एंडोमेट्रियम, ये होती है अस्थायी। अब ये अस्थायी क्यों होती है, इसकी भी अपन चर्चा करेंगे। और इसका ये वाला जो भाग है, ये है यहाँ सर्विक्स भाग, और ये यहाँ पे है योनि। और साथियों, जब यहाँ से शुक्राणु आता है और यहाँ से अंडा निकलता है, उस समय यहाँ जाइगोट का क्या हो जाता है साथियों? निर्माण हो जाता है। आपको समझ में आ रहा है? बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। और जाइगोट कुछ समय बाद यहाँ पे जाइगोट का हो जाता है रोपण प्लेसेंटा वाले भाग में, और बच्चे का निर्माण क्या हो जाता है? इस तरीके से बच्चे का निर्माण। ये मैंने आपको एक सामान्य बात बताई है कि यहाँ का जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो कौन कौन से होते हैं और कैसे कैसे होते हैं, मे भी आपको समझ में आए। चलो आगे देखते हैं। अब अपन बात करते हैं थोड़ा सा आगे चल जी। सबसे पहले अपन बात करते हैं अंडाशय की। ओके जी, बिल्कुल। और इसमें कुछ हार्मोन भी पाए जाते हैं, खैर अपन उसकी चर्चा कर ही लेंगे। सबसे पहले ओवरी लिखता हूं मैं, अंडाशय। जी, लिंक तो हमने डाल दी है। कितने पेयर पाए जाते हैं सर जी? एक पेयर पाया जाता है, केवल महिलाओं में पाया जाता है, पुरुषों में नहीं पाया जाता। ओके साहब। प्रथम बार अंडे का निर्माण कब होता है? तो लिख रहा हूं, प्रथम बार एग बोल दो, या इसको ओवा बोल दो। एग या ओवा, दोनों में से कोई एक बोल दो। प्रथम बार एग या ओवा का निर्माण 11 से, जब एक बच्ची की आयु 11 से 13 ईयर्स की आयु में, एज में होता है। आया समझ में सर? बिल्कुल। और 11 से लेके जो 13 वर्ष की आयु है, उसको बोलते हैं प्यूबर्टी एज। कौन सी एज बोलते हैं? बॉडी में बहुत सारे चेंज आते हैं, जिनमें से मुख्य ये भी शामिल है। आपको समझ में? प्यूबर्टी एज बोलते हैं इसको, प्यूबर्टी बोलेंगे। ओके जी, समझ में? ओके। सुनो, अंडे का बनना oogenesis कहलाता है। लिख रहा हूं, आप इंपोर्टेंट करके लिखना। अंडे का निर्माण या एग या ओवा का जो निर्माण है वो कहलाता है oozonosis। जैसे शुक्राणु का निर्माण स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाता है, वैसे ही oogenesis। ये वर्ड थोड़ा दिमाग में रख लेना भाई।
कहलाता है। क्या साथियों मेरी ये बात आपको समझ में? प्राथमिक जननांग और द्वितीयक जननांग। प्राथमिक जननांग में हमने बात की अंडाशय की, आया समझ में? कितने पैर होते हैं जी? एक पैर होते हैं, ये भी समझ में आ गया। कितने पैर होते हैं सर जी? एक पैर होता है। और अंडे का प्रथम बार किसी भी महिला में, किसी भी किशोरी में जब निर्माण होता है वो किस आयु में होता है? 11 से 13 वर्ष की आयु में। और उसको क्या बोलते हैं अपन? प्यूबर्टी एज बोलते हैं। अंडे का निर्माण क्या कहलाता है साथियों? oozonosis कहलाता है। क्या मेरी बात ये आपको समझ में आई? सर बिल्कुल समझ में आई। तो आगे बात करते हैं जी, सुनना भाई। दो दो बातें मैं आपके साथ थोड़ी सी और कर लेता हूं, और बड़े ध्यान से सुनना भाई। अंडोत्सर्ग की जो घटना है, अंडे का निर्माण हो गया और फिर उसके बाद अंडा निकलता है। उस अंडे के निकलने को बोलते हैं अंडोत्सर्ग। कैसे निकलता है, कब निकलता है, और क्या क्या बॉडी में चेंज आते हैं, उन सब चीजों के अपन क्या करने वाले हैं साथी? चर्चा करने वाले हैं। और उस समय बॉडी के अंदर कौन कौन से हार्मोन बोलते हैं और उन हार्मोन को अपन क्या क्या बोलते हैं, सुनो। पहले थोड़ी सी ओवेरी की चर्चा कर लेते हैं। अब मैं एक बार ओवेरी बना रहा हूँ, सुनना भाई। ये मैंने ओवेरी बना दी। इस ओवेरी के चारों ओर एक लेयर पाई जाती है। क्या काम है उस लेयर का वो भी बता देता हूँ। ये मैंने यहाँ पे आपको ओवेरी बना दीजिए। ये होगी आपकी ओवेरी। इस ओवेरी के चारों ओर जो साथियों लेयर पाई जाती है, ये जो लेयर लेयर पाई जाती है, ये ओवेरी का प्रोटेक्शन करती है। इसको बोलते हैं अंडाशय भित्ति, और इसको क्या बोलते हैं? ये होगी आपका अंडाशय, और इसको बोलेंगे साथियों अंडाशय भित्ति। इधर रह जाएगा हिंदी में शब्द, क्या बोलेंगे इसको? ओवेरी सेल, सॉरी ओवेरी लेयर, या इसको बोलते हैं ओवेरियन स्ट्रोमा। इंग्लिश में और लिख देता हूँ, OVARIUM, ओवेरियम स्ट्रोमा। ये क्या करता है साहब? अंडाशय की प्रोटेक्शन करता है। क्या काम है इसका? प्रोटेक्शन करना, प्रोटेक्शन करना। अब सुनो, जब अंडा बनता है ना, तो उसमें दो चीजें होती हैं। पहले जब अंडा बनता है तो अंडा परिपक्व नहीं होता है, अंडा कच्चा होता है, एग्स पूरी तरीके से मेच्योर नहीं होता है। जो अंडा एमेच्योर मतलब अपरिपक्व होता है, मान लो ये अंडा अपरिपक्व है, अपरिपक्व एग को क्या कहते हैं? अपरिपक्व एग को कहते हैं ग्रिफिन फोली। क्या कहते हैं साथियों? ग्रेफियन फोलिकल कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रेफियन फोलिकल। समझ में आया? जब अंडा मैच्योर हो जाता है, सुनो दोबारा सुनो, अंडा जब कैसा है साथियों? अपरिपक्व है, तो उसको क्या कहेंगे? ग्रेफियन फोलिकल। जब अंडा क्या हो जाता है साथियों? मैच्योर हो जाता है, तो उसको क्या कहेंगे अपन? उसको कहेंगे ओवा। मैच्योर या परिपक्व है, ओवा ओब्लिक एग को, परिपक्व को मैच्योर को क्या कहेंगे? उसी मैच्योर को कहेंगे अपने ओवा। क्या कहेंगे साथ? ओवा एक्स कहेंगे। अब अंडा मैच्योर भी हो गया है। इस अब ये अंडा क्या निकलेगा? अंडोत्सर्ग है। और अंडोत्सर्ग के द्वारा ये कहां चला जाएगा साथियों? फेलोपियन ट्यूब में चला जाएगा। वहां जाके किसका इंतजार करेगा साथियों? वहां जाके इंतजार करेगा कि कोई स्पर्म आए और दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ के संलयन होके निषेचित होके हम युग्मनज करें, और वो युग्मनज आगे जाके भविष्य का निर्माण हो, बच्चे का निर्माण करे। सुनो तो अपन हेडिंग लिखते हैं अंडोत्सर्ग इसी। अब ये नाम से ही आपको समझ जाओगे, अंडे का बाहर निकला। अंडोत्सर्ग का अर्थ क्या है? अंड कोशिका से अंडे का बाहर निकल के, अंड कोशिका का मतलब अंड कोशिका का ओवेरी से, अंडाशय से बाहर निकल के, और किस में आना?
आपके फेलोपियन ट्यूब में आना क्या कहलाता है साथियों? अंडोत्सर्ग कहलाता है। एग या ओवा का ओवेरी ओब्लिक अंडाशय से किसमें साथियों? फेलोपियन ट्यूब में, फेलोपियन ट्यूब में या डिंब वाहिका में। फेलोपियन ट्यूब में आना क्या कहलाता है साथियों? अंडोत्सर्ग कहलाता है। अंडोत्सर्ग कहलाता है। इतनी बात आपके समझ में आई? सर बिल्कुल आई, बहुत इजी तरीके से आपको बता रहा हूँ। और ये अंडोत्सर्ग की घटना होती कब है? तो सुनो साथियों, ये अंडोत्सर्ग की घटना होती है एमसी साइकिल, मिस्ट्रल साइकिल या माहवारी के 14वें दिन। अब ये माहवारी के 14वें दिन क्यों होती है, ये अपन मैं आपको एमसी साइकिल पढ़ाऊंगा तब आपको समझ में। तो सुनो, अंडोत्सर्ग की घटना एमसी साइकिल के 14वें दिन, ज्यादा हाई रिस्क डे होता है, 14वें दिन होती है, 14वें दिन ध्यान रखना। और 14वें दिन के बाद क्या होगा वो सुनो। 14वें दिन होके ये घटना, और अंडा जो है वो लगभग 48 घंटे तक वेट करेगा, 48 घंटे तक ये एक्टिव रहेगा। किसका वेट करेगा? स्पर्म का या शुक्राणु का, ताकि जाइगोट बन सके। और यह एग या ओवा 48 आवर्स तक सक्रिय रहता है। तो प्रश्न आया था परीक्षा में कि एग जो है वो कितने टाइम सक्रिय रहता है? तो साथियों ध्यान रखना, कितने टाइम ये सक्रिय रहता है। दोबारा देखो, इस डाटा को दिमाग में रख लेना। एक सेल लगभग कितने घंटे सक्रिय रहती है? 48 घंटे सक्रिय। उसके बाद क्या हो जाती है? डेड हो जाती है और एमसी साइकिल के द्वारा बाहर निकल जाती है। सुनो, एक बात और बता रहा हूं। अंडोत्सर्ग के समय महिलाओं के शरीर का तापमान आधा डिग्री या 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाता है। अंडोत्सर्ग के समय महिलाओं के बॉडी का तापमान सेंटीग्रेड ओब्लिक 0.5 तक बढ़ जाता है। ये भाई भी बड़ा अच्छा प्रश्न है, आपको समझ में आया हो तो ओके। पक्का क्लियर? सर बिल्कुल 100% क्लियर। अब सुनो भैया बात। अब इस ओवेरी से दो हार्मोन भी निकलते हैं, एक का नाम है एस्ट्रोजन, एक का नाम है प्रोजेस्टेरोन। इन दोनों को बोलते हैं फीमेल हार्मोन। देखते हैं अपन, दो हार्मोन होते हैं, एक को बोलते हैं फीमेल एस्ट्रोजन और एक को बोलते हैं प्रोजेस्टेरोन। सुनो, इसमें से कितने हार्मोन निकलते हैं? दो हार्मोन, जिनको बोलते हैं जनन हार्मोन। सुनो, अब इन जनन हार्मोन की संख्या कितनी होती है साथियों? दो होती है। हाँ, दो। अब कौन कौन सी होती है सुनो। पहला जो हार्मोन है उसको साथियों अपन बोलते हैं एस्ट्रोजन हार्मोन।
और दूसरे हार्मोन को बोलते हैं प्रोजेस्टेरोन हार्मोन या प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। प्रोजेस्टेरोन, दो हार्मोन आपको याद रह जाएंगे, एक एस्ट्रोजन और दूसरा प्रोजेस्टेरोन। अब सवाल आता है कि एस्ट्रोजन कहां से निकलता है और प्रोजेस्टेरोन कहां से निकलता है। इंपॉर्टेंट सवाल है ये, सुनो। यह हार्मोन जो है एस्ट्रोजन, ये निकलता है ग्रेफिन फॉलिकल झिल्ली से। यह हार्मोन ग्रेफियन फॉलिकल, ग्रेफियन फॉलिकल लेयर से निकलता। एक बात तो इस बात का ध्यान रखना है, ये परीक्षा में आया कि ये हार्मोन निकलता कहां से है, तो मैं फिर कह रहा हूं ग्रेफियन फॉलिकल से निकलता है। आ गया आपके समझ में? और ये रीट परीक्षा में आते हैं ऐसे सवाल। अगला सुनो, ये हार्मोन और टेस्टोस्टेरोन कहां से निकलता है, ध्यान रखना, लीडिंग सेल से निकलता है। और यह हार्मोन कहां से निकलता है, हार्मोन कार्पल्स ल्यूटियम। कार्पल्स ल्यूटियम लेयर से निकलता है, से निकल। अब इनकी क्या क्या खास बात है, देखो दोबारा मैं कह रहा हूं, दोबारा सुनो। कौन सी लेयर से निकलता है, ध्यान रखना, कार्पल्स ल्यूटियम से। चलो अगले पेज पे चलते हैं, सुनो मेरी बात। ये जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है, यह लैंगिक लक्षणों के विकास में सहायता करता है। और साथ में जब महिला गर्भ धारण कर लेती है ना, उस समय ये हार्मोन निकलता है। तो मैं उसी के नीचे लिख रहा हूँ, उसी साइड में। यह गर्भ धारण हार्मोन है, प्रेगनेंसी हार्मोन बोलते हैं। गर्भ धारण हार्मोन है। ओके, एक बात और सुनो, ये क्या करता है, ये लैंगिक लक्षणों के विकास में। अब लैंगिक लक्षण कैसे होते हैं मैं बताऊंगा आपको। यह लैंगिक लक्षणों के विकास में सहायता करता है। आया समझ में? आया जी। कौन से हार्मोन की बात कर रहा हूं मैं, फिर भी मैं कोष्टक पे लिख रहा हूं, कोई याद रह जाए। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जी। अब इस साइड चलते, ये क्या करता है, ये द्वितीयक लैंगिक लक्षणों को नियंत्रित करता है या विकास करता है। यह द्वितीयक लैंगिक लक्षणों को, लक्षणों को होने का विकास करता है। अब सवाल आता है कि महिला में द्वितीयक लैंगिक लक्षण है कौन कौन से। कंकाल पेशियों का विकास करता है, ओके। आवाज महिलाओं की पतली हो जाती है, शरीर पर बाल कम आते हैं, स्तन ग्रंथियों का विकास हो जाता है और जननांगों का विकास हो जाता है। कौन कौन सी है, तो मैं दो चार इसको बिल्कुल शॉर्ट में लिख रहा हूँ, अब समझ जाना भाई, है ना। कौन कौन सी हैं, जैसे कंकाल पेशियों का विकास, कंकाल पेशियों का विकास। इसके अलावा जी, शरीर पर, बॉडी पर हेयर ग्रोथ कम हो जाती है, बॉडी पर लो हेयर ग्रोथ। और जी, स्तन ग्रंथियों का विकास।
स्तन ग्रंथियों का विकास भी हो जाता है और जननांगों जेनेटिकल एरिया भी क्या हो जाता है, डेवलप हो जाता है। समझ में आया सर? बिल्कुल समझ में आया। दोबारा देख लो एक बार। दो हार्मोन है, एक का नाम है एस्ट्रोजन, ध्यान रखना, द्वितीयक लैंगिक लक्षणों को नियंत्रित करता है, और ये प्राथमिक लिंग प्रेगनेंसी हार्मोन है ना, प्रेगनेंसी हार्मोन भी बोलते हैं। और इसको साथियों सुंदरता का विटामिन हार्मोन भी बोलते हैं। इसको, ये वाला जो हार्मोन है ना, इसको ब्यूटी हार्मोन भी बोलते हैं, सुंदरता का विटामिन भी कहते हैं, सुंदरता का हार्मोन। महिलाएं जो सुंदर होती हैं, जिस महिला में जितना ये हार्मोन निकलेगा उतनी ही ज्यादा उसकी झुर्रियां कम होगी, तो कम होना ही क्या है, ब्यूटी है। ओके जी, समझ में आया सर? बहुत अच्छे से। आगे आगे चर्चा करते हैं सर। सुनो, लैंगिक लक्षणों के विकास का जो क्रम है वो आपको मैं एक बार बता रहा हूं, सुनो। लक्षणों के क्रम कैसे, सुनो। नंबर एक, इसका ऑर्डर ध्यान रखना आप। सबसे पहले बोलते हैं, एक नाम लिख रहा हूं मैं, थेलारकी। सुनना भाई, थेलारकी का अर्थ क्या है? स्तनों का विकास, ब्रेस्ट का डेवलपमेंट। याद रह जाएगा जी, बिल्कुल। दूसरा सुनो, दूसरा है प्यूबार्की। ये ऑर्डर आपको ध्यान रखना है। इस प्यूबार्की का क्या अर्थ है, सुनो साथियों। जननांगों पर बाल आना और एमसी साइकिल का स्टार्ट होना। जननांगों का विकास, वैसे प्यूबार्की को बोलते हैं, प्यूबर्टी एज होती है 11 से लेकर 13 वर्ष, या 11 से 19। तीसरा साथियों ध्यान रखना, इसको बोलते हैं मिनार्की। और इसी मिनार्की को हिंदी में आपने ये शब्द जरूर सुना होगा, मैं इसको अलग कलर से लिख रहा हूं, रजो दर्शन। सुनना भाई, मिस्टर साइकिल या एमसी साइकिल का प्रारंभ होना। ये रजोदर्शन कहलाता है। और नंबर 4 है जी मिनोपोज। चलो, इसको बोलते हैं, रिजो दर्शन होता है, एक और होता है रज, रजो निवर्ती। निवर्ती का मतलब बंद हो गया है ये। और इसको बोलते हैं साथियों एमसी साइकिल का बंद होना, क्लोज होना। एमसी साइकिल का क्लोज, क्या कहलाता है साथियों? ये जो ऑर्डर है आपको साथियों याद रह जाएंगे आपके, बिल्कुल नहीं रहेंगे तो भाई जी करने पड़ेंगे आपको। सुनो, थेलार्की का अर्थ क्या है, दोबारा सुन ले भाई। थेलार्की का अर्थ क्या है? स्तनों का विकास। प्यूबार्की का अर्थ क्या है? जननांगों का विकास। और मिनार्की का अर्थ क्या है? एमसी साइकिल का प्रारंभ होना। बोलो आपके ये समझ में आए कि नहीं आए? सर बिल्कुल आए। बैकग्राउंड का कलर चेंज कर जी। चलो नेक्स्ट पेज पे। अब सुनो आगे, आगे की थोड़ी कहानी और कर लेते हैं तुम्हारे साथ। सुनो, जब एग निकल जाए और उधर से इंटरकोर्स के दोबारा स्पर्म आ जाए, तब जाइगोट बनता है। और जाइगोट के बाद जैसे ही प्लेसेंटा वाले भाग में
वो बेबी आके जुड़ जाता है, रोपण की प्रक्रिया हो जाती है, उसको ब्लास्टुलेशन बोलते हैं। उसके बाद महिला में 2 हार्मोन और निकलते हैं, तो उसको बोलते हैं अप्रा या प्लेसेंटा से निकलने वाले हार्मोन। चलो देखते हैं, समझना भैया अभी। अप्रा से निकलने वाले हार्मोन, HOR लिख रहा हूँ। सुनो दोस्तों, मेरी बात सुनना आप, है ना। मैं आपको एक बात समझाना चाह रहा हूँ, मैं इसकी बात बताना चाह रहा हूँ आपको, तो सुनो ना, आपको समझ में आएगी भाई, पक्का समझ में आएगी। देखो यहाँ से अंडा निकला और इधर से दौड़ा 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 कौन आया भाई, यहाँ से दौड़ा 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 आया स्पर्म, दोनों मिल गए, जाइगोट बन गया। और ये जाइगोट जब यहाँ आ जाए ना, इस प्रक्रिया को अपन रोपण बोलते हैं। और रोपण कौन सी जगह पे होता है, अप्रा या प्लेसेंटा में। तब यहाँ से कितने हार्मोन निकलते हैं साथियों, 2 हार्मोन निकलते हैं। अब उन मैं वो बताना चाह रहा था, अप्रा या प्लेसेंटा से हार्मोन क्यों निकलते हैं और कब निकलते हैं और कैसे निकलते हैं और कौन कौन से निकलते हैं, सुनो जी, आ जाओ। ओके, पहले नंबर, 1 नंबर पर जो हार्मोन निकलता है उसका आपने नाम भी सुना होगा, HCG। नहीं सुना तो मैं बता देता हूँ, इसको बोलते हैं ह्यूमन गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। चलो इसका नाम लिख देता हूँ मैं, ह्यूमन कोरोनिक गोनेडोट्रोपिक हार्मोन, गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। खास बात सुनना इस हार्मोन की, कब निकलता है। देखो प्रेगनेंसी के बाद जब प्रेगनेंसी टेस्ट किया जाता है ना, उस समय ये हार्मोन ही निकलता है। वो जो टेस्ट करते हो ना आप, इसी हार्मोन का करते हो, इसको बोलते हैं प्रेगनेंसी हार्मोन। और वर्तमान में लिंग निर्धारण के कारण लिंग निर्धारण करने के लिए इस हार्मोन का दुरुपयोग भी किया जाता है, सरकार इस पे बैन भी लगा रखा है। अल्ट्रासाउंड वगैरह आप नहीं करवा सकते इसी रीजन। सुनो, आप जो मार्केट से किट लेके आते हो ना कि भाई प्रेग्नेंट है या महिला नहीं है, उस समय उस महिला के यूरिन वाले भाग से जो हार्मोन निकलता है वो HCG निकलता है। चलो, इसे प्रेगनेंसी हार्मोन परीक्षण या टेस्ट कहते हैं। वर्तमान में इस हार्मोन का लिंग निर्धारण में दुरुपयोग किया जाता है। तो प्रश्न आता है किस हार्मोन का लिंग निर्धारण में दुरुपयोग किया जाता है, तो इसी का। वर्तमान में इस हार्मोन का लिंग निर्धारण में मिसयूज के दो से दुरुपयोग जो है साथियों किया जाता है। आया समझ में सर, बिल्कुल। एक और हार्मोन और निकलता है, उस हार्मोन को क्या कहते हैं, सुनो आप। उस हार्मोन का नाम है रिलैक्सेसिंग हार्मोन या रिलैक्सिंग हार्मोन। ये क्या करता है, देखना साथियों, ध्यान रखना। ओवेरी से 2 हार्मोन निकलते हैं, कौन कौन से, एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरोन। पै प्रोजेस्टेरोन और पै प्रेग्नेंट। एस्ट्रोजन ब्यूटी विटामिन है, द्वितीयक लैंगिक लक्षणों को। ये जो रिलैक्सिन वाला हार्मोन है, ये गर्भाशय में संकुंचन को प्रेरित करता है, कॉन्ट्रैक्ट को करता है। जब ऐसे गर्भाशय ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होगा तभी तो बेबी बाहर निकलेगा। इसको स्थिलिन भी बोलते हैं इस बात को। यह हार्मोन गर्भाशय में संकुंचन, कॉन्ट्रैक्ट को प्रेरित करता है। आया आपके समझ में।
सर बिल्कुल आ गया। अपन कहां तक आप पहुंचे हैं? अपन साथियों आप पहुंचे हैं, अभी थोड़ी देर में मैं आपको एक गजब की जानकारी देने वाला हूं। आप कहोगे सर ये तो हमें पता ही नहीं था। अरे भाई साहब, जो पता ही नहीं था वही तो मैं आपको बता रहा हूं, सुनो। यहां तक हमने बात कर ली। ये हम ओवेरी के अंदर बात कर रहे थे कि ओवेरी के अंदर क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है। अब साथियों 2 नंबर अपन बात करने वाले हैं ओविडक्ट डिंब वाहिका या फेलोपियन ट्यूब की। देखिए फेलोपियन ट्यूब, या इसको कहते हैं ओविडक्ट। आप समझ जाना भाई, इसको इंग्लिश में याद रखना, पेपर वाला इसको फेलोपियन ट्यूब या डिंब वाहिका कहता है। एक ही बात है भाई, समझ में आपके आ गई होगी। या डिंब वाहिका नलिका बोलते हैं इसको। चलो अब कर लेना एडजस्ट। या कौन सी घटना होती है, यहाँ शुक्राणु और अंडाणु मिलते हैं, और शुक्राणु और अंडाणु का मिलना क्या कहलाता है, निषेचन। और निषेचन की घटना जो है वो मानव के गर्भ में नहीं होती। ध्यान रखना, बच्चे गलती करते हैं इस प्रश्न में। कहाँ होती है, फेलोपियन ट्यूब में होती है। और अंडाणु और शुक्राणु का मिलना क्या कहलाता है साथियों, फर्टिलाइजेशन कहलाता है। तो मैं आपको फिर बता देता हूं, सुनना ध्यान से। रुको एक बार, आपको इमेज दिखाता हूं समझ में। चलो मैं एक बार इसको स्क्रॉल डाउन करके आपको ना बिल्कुल मजे से समझा दूंगा, अच्छे से, आसानी से, और आपको ये सब बात समझ में आपको बताना चाह रहा हूँ। ओके, हो गया ऐसा। देखिए, सुनिए और समझिए। एक्चुअली मैं बताना क्या चाह रहा हूँ और मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ वो समझिए आपको, है ना। ये है भाई साहब, यहां से लेके और यहां तक का जो भाग है, इसको साथियों कौन सी नलिका बोलते हैं, फेलोपियन ट्यूब बोलते हैं। ओके, आपको दिखाई दे रहा है सर? बिल्कुल, एक बार मैं इसको फिर से रफ कर रहा हूं। ये तो हो गया आपकी फेलोपियन ट्यूब। चलो मैं साइड में लिख देता हूँ, फेलोपियन ट्यूब। अब समझिए बात, फेलोपियन ट्यूब आ गया समझ में सर? बिल्कुल 100% है। क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। सुनो, अब दिक्कत नहीं है तो वो बात सुनो। यहां से निकला एग और यहाँ पे आ गया, कौन से दिन? इस ओवेरी में से एग निकलता है कौन से दिन? फॉर 14वें दिन। आया समझ में? जी सर, ये रहा आपका एग। अब मान लो उस महिला ने किसी पुरुष के साथ कर लिया इंटरकोर्स, संबंध बना लिए, यौन संबंध बना लिए। आपको समझाना चाह रहा हूँ, समझिए। फिर क्या हुआ, सुनो। हुआ ये, स्पर्म जो है वो यहां से होता हुआ और यहां आ गया, और ये रहा स्पर्म। और इस स्पर्म में और इस एग में, मैं लिख देता हूं इसका नाम स्पर्म, है ना। ये दोनों आपस में मिल गए। इन दोनों का आपस में मिलना ही क्या कहलाता है साथियों, सेचन या फर्टिलाइजेशन। इन दोनों का आपस में मिलना ही क्या कहलाता है, सेचन या साथियों फर्टिलाइजेशन। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? ये बात है। ये घटना होती कहाँ है, फर्टिलाइजेशन की घटना होती है आपकी ओविड डक्ट में। ये घटना कहाँ होती है आपकी, निषेचन वाली घटना होती है आपकी ओविड डक्ट में। तो मैं आपको लिखूं ओविड डक्ट में, सुनो। अंडाणु तथा शुक्राणु के केंद्रों का संलयन। चलो मैं इसको फर्टिलाइजेशन को डायग्राम से समझ। या इसी बात को मैं लिख रहा हूँ, इस साइड में क्या साथियों, एग्स, अंडाणु। या मैं, चलो मैं स्पर्म लिख देता हूँ, स्पर्म सेल। और इसको बना भी देता हूँ, है ना, कि मैंने स्पर्म के एक बार डायग्राम बनाया है। ओके, और यहां मैं क्या बना देता हूँ साथियों, अंडाणु, मतलब ओवा।
या मैं इसको बना देता हूँ एग। चलो मैं ओवा को भी बना देता हूँ दूसरे कलर लेके, ओवा बना दिया और ये मैंने स्पम बना दिया। अब सुनो कहानी, इन दोनों का और इन दोनों का मिलना या क्रॉस क्या कहलाता है साथियों? निषेचन। और कैसे मिलेंगे? तो यहाँ पे ये मिल के क्या बना देंगे, यहाँ पे ये बना देंगे जाइगोट। क्या बना देंगे साथियों? जाइगोट। और इसी जाइगोट को साथियों अपन क्या बोलते हैं? इसी जाइगोट को हिंदी में बोलते हैं युग्मनज। क्या बोलते हैं साथियों? युग्मनज। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल समझ में आया। तो ये जाइगोट बना कहाँ पे? फेलोपियन ट्यूब। समझ में आया? ये कौन है? ओआर। इस ओवा की सेल वॉल को पार करके ये चला गया इसके सेंटर, और सेंटर आपस में मिल गए, क्या बोलते हैं अपने? निषेचन बोलते हैं। रखना, निषेचन की प्रक्रिया कहाँ संपन्न हुई? आपके ओ वाले भाग में। आया समझ में? ओके जी, आगे बात करते हैं। अब मैं पूरी निषेचन से उस बेबी का निर्माण भी मैं आपको दिखाई देता हूँ, क्योंकि मुझे यूट्रस पढ़ाना है। तो मैं यूट्रस पढ़ाऊंगा तो आपको ये चीजें तब तक समझ में नहीं, तब तक मैं आपको उसके बारे में पूरी डिटेल सुनो। अब यहां तक मैं इसी को थोड़ा सा कैरी करके इसको मैं यूट्रस में लेके जाने वाला हूँ। अब इस चीज को समझना भाई। जैसे मेरे पास है यहाँ पे ये स्पम, और यहाँ पे कौन सी सेल है साथियों? एग या ओवा। और इसका भी मैं केंद्र बना देता हूँ अलग अलग से कलर से। ओके जी, चलो लिख देते हैं। ये हमने लिख दिया स्पम, और ये हमने लिख दिया जी ओवा। दोनों को मिला दिया। दोनों में क्या हुआ? फर्टिलाइजेशन। किसका निर्माण हो गया जी? युग्मनज का। इसी युग्मनज को साथियों क्या बोलते हैं? जाइगोट। आप समझते जाना, मैं उस डायग्राम को दोबारा डाउनलोड करने वाला हूँ। हुआ सर? बिल्कुल हुआ। कोई दिक्कत? सर कोई दिक्कत नहीं। इस जाइगोट के बाद साथियों ध्यान से सुनना, यहां लगभग 3 या 4 दिन के बाद, कितने दिन? 3 या 4, मान लो 5 या 6 दिन के बाद, यहाँ पे इन ये जो युग्मनज बना है, इन सेल के अंदर ग्रोथ होने लग जाती है। और सेल के अंदर ग्रोथ कैसे होगी? तो मैं एक शब्द बता रहा हूं, इनमें हो जाता है साथियों समसूत्री विभाजन। कौन सा विभाजन साथियों? समसूत्री विभाजन। यहां होता है फिर समसूत्री विभाजन। और इसी समसूत्री विभाजन को एक मैं नया नाम दे रहा हूं साथियों, दिमाग में बैठा लो, विदलन। कौन सी घटना हुई? विदलन की घटना। ओके जी सर। सुनो, तीसरे से 3 या 5 दिन के बाद, अभी ये कहाँ पे है? फेलोपियन ट्यूब में है। ये जो युग्मनज आपको दिखाई दे रहा है, ये कौन ये अभी कहाँ पे स्थित है साथियों? ये आपके फेलोपियन ट्यूब में है। फेलोपियन नली, फेलोपियन ट्यूब में। आया समझ में? सर बिल्कुल। 3 या 5 दिन मान लो, या 3 या 4 दिन मान लो, के बाद इनकी सेल की संख्या कितनी हो जाती है? इसकी सेल की संख्या हो जाती है साथियों 16 सेल हो जाती है। 16 कोशिकाएं हो जाती हैं। किस घटना के कारण? ध्यान रखना, सुनना, समसूत्री विभाजन के कारण। और एकदम समसूत्री विभाजन हो जाता है मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पे किसका निर्माण हो जाता है? उसको बोलते हैं मोरुल्ला। क्या बोलते हैं? मोरुल्ला। आया समझ में? अभी इस मोरुल्ला में 16 सेल होगी। फेलोपियन ट्यूब इस 16 सेल को झेल नहीं सकती है। झेल नहीं सकती है तो ये कहां पे जाके एडजस्ट हो जाएगा? ये मोरुल्ला, ये मोरुल्ला चला जाएगा आपके गर्भ के अंदर। और गर्भ में जाके किसके साथ चिपक जाएगा? गर्भ के अंदर ये जाके चिपक जाएगा अप्रा या प्लेसेंटा के साथ। उस घटना को क्या बोलते हैं? ब्लास्टुलेशन बोलते हैं। सुनो, यहां तक इसको मैं आगे करता हूं। अब इस साइड में मैं गर्भ भी बना रहा हूं, आप समझना। अब इतनी बात अपन कर रहे हैं, बड़ा ध्यान से समझने वाली बात है ये, है ना? अब कोई चीज समझ में भी आ रही होगी। इतनी लंबी चौड़ी अपन बात करेंगे ही नहीं, आपको बस इजी सी बात है। सुनो, यहां क्या बना?
जाइगोट। जाइगोट से अपन किस में आ चुके हैं? मोरुल्ला में। मोरुल्ला में सेल कितनी है? 16। ओके। अब इस मोरुल्ला को ये फेलोपियन ट्यूब क्या नहीं कर सकती है? झेल नहीं सकती। यहाँ पे जो है ना निषेचन की क्रिया के लिए बनाई गई है, और ये जो फेलोपियन ट्यूब है इसको झेल नहीं सकती है। अब साथियों सेल होगी इसके अंदर 16। अब ये जो 16 सेल हैं साथियों, अब इसको झेलेंगे नहीं, और ये जो मोरुल्ला है ये जाके यहाँ पे क्या होती है? अप्रा होती है। क्या होती है साथियों? अप्रा, जिसको बोलते हैं प्लेसेंटा। क्या बोलते हैं साथियों? प्लेसेंटा। अब ये जाके कहाँ रोपित हो जाती है? ये मोरुल्ला चला जाता है, और जाने के बाद इस अप्रा वाले भाग में, या इसको प्लेसेंटा बोलते हैं, जब ये इसके साथ जुड़ जाता है तो साथियों इस घटना को बोलते हैं रोपण। क्या बोलते हैं साथियों? रोपण। कौन सी घटना को? इस घटना को क्या बोलते हैं साथियों? रोपण। आपको समझ में आया? और साथियों यहाँ पे सुनना, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, यहाँ मैंने लिखा मोरुल्ला। मोरुल्ला में सेल कितनी? 16। ये 3 से 5वें दिन की बात है। उसके बाद साथियों क्या हुआ? उसके बाद ये तो आरोपित मतलब जाके रोपित हो गया, अपरा के साथ जुड़ गया। उसके बाद सेल की संख्या हो जाती है साथियों 32, जस्ट डबल, और उसको बोलते हैं ब्लास्टूला। क्या बोलते हैं? ब्लास्टूला। क्या बोलते हैं? ब्लास्टूला। सेल कितनी होगी साथियों? 32। और इसमें भी विभाजन कैसा हुआ? समसूत्री विभाजन हुआ। समसूत्री विभाजन। मैं पीछे वालों को जोड़ रहा हूं, सुनना। और यहां फिर पूरी घटना फिर यही होनी है। यहाँ फिर 9 महीने के बाद ब्लास्टूला के बाद इसमें बनता है साथियों, ब्लास्टूला के बाद बनता है इस जगह गेस्ट्रूला। क्या बनता है साथियों? गेस्ट्रूला। मैं आगे लिखूंगा इस बात को, गेस्ट्रू। और इसमें सेल कितनी हो जाती है साथियों? 64। और इसमें भी विभाजन कैसा है? सूत्री। और यहाँ हो जाता है गेस्ट्रूला के बाद मुन्ने का निर्माण, बेबी का निर्माण। अभी मैंने एक ही बात बताई है, बच्चे का निर्माण कितने महीने बाद? 9 मंथ के बाद। ये वाला भाग कौन सा है साथियों? ये वाला भाग है आपका गर्भ, या जिसको बोलते हैं यूट्रस। क्या बोलते हैं साथियों? इस वाले भाग को साथियों अपन क्या बोलते हैं? बोलो, ये बात आपके समझ में पक्का? ओके, वापस लेके चलता हूँ बैक। बोलो क्या बना? स्पर्म और ओवा दोनों जुड़ के क्या बने फेलोपियन ट्यूब में? युग्मनज। युग्मनज समसूत्री विभाजन को क्या बोलते हैं? कितनी सेल बनेगी 3 से 5 दिन के बाद? 16। 16 सेल को क्या बोलते हैं साथियों? मोरुला। आ जाओ। मोरुला के बाद, मोरुला को फेलोपियन ट्यूब सहन नहीं कर सकती है। उसके बाद ये सारी ये कहाँ जाके ऐड जो हो जाता है? अपरा के साथ, और वहां जाके सेल कितनी बन जाती हैं? 64। 64 सेल को क्या बोलते हैं? ब्लास्टूला। ब्लास्टूला। क्या बोलते हैं? ब्लास्टूला। और उसके बाद क्या बन जाता है? एस्ट्रूला। ब्लास्ट बोरुला जाके किसके साथ जुड़ जाता है? अपरा के साथ। इस घटना को क्या बोलते हैं साथियों? इस घटना को बोलते हैं ब्लास्टुलेशन। तो मैं ये लिखना भूल गया, मैं दोबारा लिख दे रहा हूँ, ब्लास्टुलेशन। साथियों बहुत ईमानदारी से आपको पढ़ाई करनी है, बहुत आपको मस्त होके मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, चीजें आपको बहुत बारीकी से और मुझे पक्का विश्वास है कि आप आराम से फीमेल रिप्रोडक्शन को बहुत अच्छे से समझ पाए। ब्लास्टुलेशन। ओके, चलो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और शुरू से शुरू करते हैं। देखो अब हो गया आपका ये मोरुला। मोरुला में फिर से क्या हुआ? समसूत्री विभाजन। क्या बुना? ब्लास्टुला। और ये जो ब्लास्टुला है ना, यहाँ तक तो ये मोरुला था फेलोपियन ट्यूब में। अब ये क्या हो गया? ये आ गया गर्भ में, और किसके साथ जुड़ गया ये ब्लास्टुला? आपकी अपरा के साथ। अभी ये घटना किसकी है, या ये बात किसकी चल रही है? अपनी अपरा की। और इस घटना को अपरा में जुड़ना क्या कहलाता है? दोबारा बता रहा हूँ, ब्लास्टुलेशन। ओके जी सर, ओके। अब भाई साहब इसके बाद सेल बढ़ जाती है और उसको बोलते हैं गैस्ट्रोला। क्या बोलते हैं? गैस्ट्रोला। और ये जो गैस्ट्रोला वाली घटना है साथियों, ये है 5वें दिन की। ये है तीसरे 5वें दिन की ये घटना है, 3 to 5 डेज। और उसके बाद साथियों इस गैस्ट्रोला के बाद साथियों इसके अंदर इस गेस्ट ब्लास्टुला के बाद इस गैस्ट्रोला में साथियों भ्रूण के अंदर 3 लेयर बन जाती हैं, और उन 3 लेयर के बाद शरीर में अंगों का क्या होने लग जाता है?
यहाँ पे कितनी लेयर हो जाती है गैस्ट्रोला में? 1, 2 और 3, 3 लेयर बन जाती है, 3 लेयर बन जाती है। चलो आगे समझते हैं। अभी अपन ने गैस्ट्रोला डाला था हेडिंग, लो आपके मन की बात, गैस्ट्रोला। ओके, कितनी स्तर बात कर रहे हैं? एक हमने ये लिखा, 3 इसके अपन लेयर बनाते हैं, एक लेयर, ये दूसरी लेयर साथियों, तीसरी लेयर। अब इन सभी लेयर का अपन नाम लिख देते हैं ताकि आपको अच्छे से याद रहे। नाम क्या है इसका? ग्लास्टुला। बाहर वाली लेयर को क्या बोलते हैं? एंडोमेटेरियम या एंडोड्रम, एंडोड्रम। बीच वाली को क्या बोलते हैं साथियों? इसको बोलते हैं मायोड्रम। और अंदर वाली को क्या बोलते हैं साथियों? सॉरी, उल्टा लिख दिया मैंने, भूल भाई, मैंने उल्टा लिख दिया, माफी चाहता हूँ इस बात के लिए। दोबारा समय सुनना, ये बाहर वाली और ये बीच वाली और ये अंदर वाली, तो इनके दोबारा से नाम लिख। इस बाहर वाली को बोलते हैं एक्टोड्रम। ओके, इसको बोलते हैं मायोड्रम। और अंदर वाली को बोलते हैं एंडोड्रम। और यहाँ साथियों त्रिस्तर पर भ्रूण का निर्माण होता है, 3 लेयर पर भ्रूण का निर्माण। और इसके बाद शरीर में किसका निर्माण होता है साथियों? होता है साथियों अंगों का। इसके बाद साथियों होता है अंगों का निर्माण, अलग अलग महीने में अलग अलग बनते हैं और फिर बन जाता है प्यारा सा मुन्ना या। ये है साथियों, समझ में आई? सर बहुत अच्छे से समझ में। बेबी फॉर्मेशन। अब साथियों अपनी घटना रहेगी दुग्ध ग्रंथियों की। इसकी घटना रहेगी साथियों दुग्ध ग्रंथियों की। अपन इस भाग से आगे आ चुके हैं, आगे सुनो तो। दुग्ध ग्रंथियां महिलाओं में पाई जाती है, चेस्ट वाले भाग में होती हैं। दूध जो है वो छठे माह में उसका निर्माण प्रारंभ हो जाता है। और माँ के दूध में क्या पाया जाता है? ध्यान, क्लस्ट्रो क्लस्ट्रोम पाया जाता है। निर्माण वगैरह को छोड़ो आप, जो मेन बात है वो लिखो। माँ के दुग्ध में क्लोस्ट्रम एक शब्द है, ये मैं लिख दिया मैंने, ये जरूरी है। जो बातें आपको पता है वो मैं नहीं लिख पाया जाता है। कैसे? ये हमने राउंड कर दिया, आ गया जी। ओके जी, चलो सा। क्या क्या पाया जाता है इस क्लोस्ट्रम में? पाए जाते हैं सर जी विटामिन, इसमें पाए जाते हैं जी प्रोटीन, और इसमें पाए जाते हैं एंटीबॉडी, और इसमें पाई जाती हैं इम्यूनिटी सेल, रोग प्रतिरोधक कोशिकाएं। इतनी पाई जाती है इस क्लोस्ट्रम में। ओके जी, यहां तक समझ में। अब दुग्ध का निर्माण होता है, उसके लिए कौन सा हार्मोन चाहिए? और दुग्ध इंजेक्ट के दोबारा बाहर निकले उसके लिए कौन सा हार्मोन चाहिए? उसके लिए 2 हार्मोन। इसमें दुग्ध ग्रंथियों में 2 हार्मोन होते हैं, 2 हार्मोन होते हैं। सुनो, पहला जो हार्मोन है उसको बोलते हैं प्रोलेक्टिन हार्मोन। प्रो हार्मोन, ये क्या करता है? दुग्ध ग्रंथियों में दुग्ध का निर्माण करता है। देखना,
दुग्ध ग्रंथियों में दुग्ध का निर्माण। सेकंड लिखना, ऑक्सीटोसिन। क्या क्या करता है? दुग्ध ग्रंथियों से हार्मोन को बाहर निकालता है। दुग्ध ग्रंथियों से दुग्ध का निष्कासन। दो बातें आपको क्लियर हुई। पहला हार्मोन कौन सा है? प्रोलैक्टिन। दूसरा हार्मोन कौन सा है? ऑक्सीटोसिन। मवेशियों के अंदर प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटोसिन के टीके लगाए जाते हैं भाई साहब, किस लिए? ताकि दुग्ध ज्यादा दें, वो उनके अंदर दुग्ध का स्त्रावण ज्यादा हो और दुग्ध की मात्रा भी बढ़े। पाकिस्तान में लगते हैं, इंडिया में ये भी बैन है। महिलाओं के अंदर भी दुग्ध ग्रंथियों में दुग्ध का निर्माण होने के लिए जो हार्मोन चाहिए उसको बोलते हैं साथियों प्रोलैक्टिन। और ऑक्सीटोसिन जो दुग्ध बन जाता है उसको कहां निकालता है? बाहर। दोबारा सुनो, मां के दुग्ध को क्या कहते हैं? क्लोस्ट्रम, या जिसको सामान्य भाषा में खीस कहा जाता है। कहा जाता है पीला दूध होता है ये, इसमें विटामिन, प्रोटीन, एंटीबॉडी, रोग प्रतिरोधक क्षमताएं वगैरह वगैरह होता है जी। आया समझ में? एक छोटा सा टॉपिक हो रह गया, एमसी साइकिल। हाँ भाई, फिर इस टॉपिक को अपन फिनिश कर देते हैं। एमसी चक्कर, इसको बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल जी, या इसको पीरियड्स भी बोलते हैं सामान्य भाषा में। शब्द और लिख रहा हूं मैं और करके पीरियड्स भी बोलते हैं। अब इसको पीरियड्स क्यों बोलते हैं हम बात करें। पीरियड्स को ये शब्द भी, महिलाओं में प्रथम बार जब पीरियड्स आते हैं उस घटना को, प्रथम बार जब ब्लीडिंग होती है, डेट आती है, उस घटना को मीनार्की या रजोदर्शन कहा जाता है। और ये प्यूबर्टी एज में आती है 12 से 14 वर्ष की, जब कोई किशोरी हो। ओके, ये बात मैं पीछे लिखवा चुका हूं, फिर भी मैं लिख रहा हूं। मीनार्की बोलते हैं उस बात को। एमसी साइकिल का आना। और एक होता है मीनोपॉज, मैं हालांकि बात कर चुका हूं लेकिन फिर भी बता देता हूं। क्लोज होना, पीरियड्स आने बंद होने, क्लोज होने, मीनोपॉज होते हैं ये। आयु जो है वो 45 to 40 होती है। कभी किसी के पहले भी हो सकते हैं, 45 to 50 ईयर्स की एज में। दो बातें समझ में आई। ब्लीडिंग का होना मिनार्की कहलाता है और ब्लीडिंग का रुकना मिनोपॉज कहलाता है। ओके जी। अब स्टार्ट करते हैं कि ये जो डेट होती है ये हर महीने आती है, ऐसा क्या सिस्टम है, अपन बात करते हैं। सुनो, एक मैं आपको एक बात समझा रहा हूँ, सुनना भाई। कोशिश करूंगा कि आपको बहुत बेहतर से बेहतर तरीके से मैं आपको समझा पाऊं। सुनना, मैं एक छोटा सा स्केल बना लेता हूं आपको समझाने के लिए, okay? ताकि आप उस बात को समझ पाओ जिस बात को मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। तो मैं थोड़ा अलग अलग एक बार डिवाइड कर ले रहा हूँ, ठीक है जी, ताकि मेरी जो बात है वो जिस वे में मैं आपको पढ़ाना चाह रहा हूँ वो वहां तक पहुंचे तो कम से कम। सुनो, रेड मार्क में जानबूझ के कर रहा हूँ ताकि समझ पाओ। इसको भी हमने रेड मार्क कर, इन मैंने अलग अलग, एक महीने को मैंने 3 भागों में डिवाइड किया है, समझना भाई इस बात। ये जो पीरियड होता है ना, 1 से लेके 4 डेज का, इसमें एग्स जो है वो बाहर निकलते हैं, सॉरी
अंडे जो है वो ग्रेफिन फोलिकल्स में रहते हैं, मतलब मैच्योर नहीं होते हैं। जब वो मैच्योर हो जाते हैं तब उसको ओवा बोलते हैं। इसका मतलब मैं इस बात को बोल देता हूं, एग या ओवा का मैच्योर टाइम है ये, इस टाइम मैच्योर होते हैं। या मैं इसको एक और शब्द दे दूं भाई, परिपक्व है ना। डेट की मैंने बात की है, 1 से लेके मतलब पहले से जो चौथा दिन है उसको समझाने का प्रयास कर रहा हूं मैं आपको, है ना। उस दिन एग्स क्या होते हैं, मैच्योर होते हैं। आया समझ में सर? बिल्कुल। यहां मैं डेट लिख रहा हूं, लिखा गया 14 से लेके 14वां दिन, और यहां लिख रहा हूं मैं 16वां दिन। सुनना, इसके बाद क्या होता है, इस अंडा मैच्योर हो गया, उसके बाद ये अंडा इस दौरान 14, और यहां मैं एक और डेट लिख रहा हूं 15, यहां घटना होती है अंडोत्सर्ग की घटना। कौन सी घटना होती है यहां से? अंडोत्सर्ग की घटना। दोबारा सुन लो साथियों, मैं आपको फिर एक बात बता रहा हूं। 1 से 4 डेज में अंडा मैच्योर होता है, और यहां से 1 से 4 डेज के मैच्योर होने के बाद 14वें दिन कौन सी घटना होती है? अंडोत्सर्ग की घटना। यहां 14वें, 15वें और 16वें 2 दिन, 2 डे लिख रहा हूं मैंने, 2 डेज यहां होती है कौन सी घटना? अंडोत्सर्ग की घटना। इस दिन अंडा जो है वो मैच्योर होने के बाद अंडाशय से बाहर निकलता है, यहां अंडोत्सर्ग हो गया जी। थोड़ी देर पहले हमने बात की थी कि अंडा जो है वो 48 घंटे तक सक्रिय रहेगा, वेट करेगा कोई न कोई स्पर्म आए और उसके साथ जुड़े। देखो यहाँ अंडा बना अंडाशय में, और अंडाशय से फेलोपियन ट्यूब में आने में कितना समय लगेगा? कौन से दिन सबसे ज्यादा आता है? 14वें, 15वें, 14वें दिन, 15वें दिन और 16वें दिन, 2 डेज के अंदर आता है अंडा बाहर। उस दौरान ये हाई रिस्क डे होते हैं। आया समझ में? बिल्कुल। उसके बाद अंडा क्या हो जाता है? निष्क्रिय हो जाता है। और 16 से उसके बाद लगभग यहां मैं लिख रहा हूं 28 और 29 दिन, उसके बाद जो है वो ब्लीडिंग होती है। अब सवाल आता है कि ये ब्लीडिंग होती क्यों है? सुनना, तो यहाँ जो है ना वो डेट 28 से लेके लास्ट के 4 दिन रहती है। मतलब इस दिन में ऐसा क्या हो जाता है कि ब्लीडिंग हो, ब्लीडिंग होती है? तो सुनो, एक डायग्राम मुझे फिर से बनाना पड़ेगा। बनाना पड़ेगा क्या? मुझे वो डायग्राम एक बार आपको डाउनलोड करके दिखाना पड़ेगा, ताकि आप उस चीज को समझ तो पाए। बार मैंने जो डायग्राम डाउनलोड किया था मैं वो ले चलता हूँ। चलो इस पे आ जाते हैं। पर मैं इसको रफ कर रहा हूँ, है ना। समझना मुन्ना, मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूँ। ऐसा हुआ क्या, बात क्या थी, सारी चीजें वही है, टॉपिक वही चल रहा है अपना। देखो साथियों, इसके अंदर अब कलर अपने को चूज करने पड़ेंगे। चलो मैं इसको इस कलर से दिखाता हूँ। 3 लेयर होती हैं इसके अंदर। कितनी लेयर होती हैं साथियों? 3 लेयर। बाहर वाली को पेरीमेट्रियम बोलते हैं, अंदर बीच वाली को मायोमेट्रियम बोलते हैं, और अंदर वाली को एंडोमेट्रियम बोलते हैं। सुनना, इस गर्भ के अंदर 3 लेयर होते हैं। एक लेयर यहाँ है, एक यहाँ, एक यहाँ। ये तो बिल्कुल बाहर वाली है। हाँ भाई, समझ नहीं था हमारे। इसके अंदर है 3 लेयर। मैं इसको एक बार सीधे लिख के बता दूं तो ज्यादा बेहतर रहेगा ना। एक तो यहाँ लेयर है इस साइड में, और एक है इसके अंदर लेयर। शो हो रहा है सर? बिल्कुल। और एक है बिल्कुल अंदर लेयर, ये वाले में। ये गर्भ के अंदर 3 लेयर है। ये बाहर वाले 2 से मुझे कोई खास मतलब है नहीं, ठीक। इस अंदर वाले लेयर को साथियों अपन बोलते हैं एंडोमेटेरियम। क्या बोलते हैं साथियों? एंडोमेटेरियम। इस लेयर को बोलते हैं एंडोमेटेरियम। मेटेरियम। आप इस पूरे वर्ड को समझना भाई, है ना। अब ये लेयर क्या करती है? ये लेयर हर महीने बनती है और हर महीने टूटती है। देखो यहाँ अंडा बना, 1 से 4 डेज अंडा मैच्योर हो गया, यहाँ निकल गया कौन से दिन? 14वें से 15वें दिन। इस समय ये लेयर है,
थोड़ा पेन को मोटा कर दूं, ये रही, ये आपकी लेयर, ये पड़ी, ये लेयर रही है वो। 14वां दिन या 16वें दिन के बाद इस लेयर में आने लग जाती है सूजन। सूजन क्यों? क्योंकि यहां से स्पर्म नहीं गया, वहां अंडा हो गया, यहाँ रोपण की घटना नहीं हुई। सूजन आने लग जाती है, तो 28वें 29वें दिन के बाद ये लेयर टूटकर ब्लीडिंग के साथ बाहर आती है। और इसका टूटकर ब्लीडिंग के साथ बाहर आना तो क्या कहलाता है? इसी साइकिल। तो जो ब्लीडिंग होती है एक्चुअल में होती किसके कारण है? तो दोबारा सुन लो, मैं फिर आपको बता रहा हूं। ये जो एंडोमेटेरियम, जो ये अंदर वाली लेयर है, ये वाली लेयर, ये 15वें दिन के बाद इसमें सूजन आने लग जाती है, और सूजन के बाद टूटकर ब्लीडिंग के साथ ये अंडा भी आ जाता है, और ये शरीर से कहाँ आती है? बाहर। और इसका बाहर आना ही क्या कहलाता है साथियों? एमसी साइकिल का। वापिस अपने टॉपिक पे आ जाओ। अपने यहाँ थे ना? हाँ थे अपने। चलो, आया होगा आपके समझ में? कोशिश तो की है मैंने। क्या हुआ भाई इस दिन? 28वें 29वें दिन ब्लीडिंग क्यों हुई? किस वजह से हुई? तो ध्यान रखियो साथियों, एंडोमेटेरियम लेयर में सूजन आने लग जाती है। यहां लिखते हैं इस पूरी बात को। 28वें व 29वें दिन क्या होता है? एक लेयर होती है, थर्ड लेयर होती है, जिसको बोलते हैं अपन एंडोमेटेरियम लेयर। उसमें क्या आने लग जाती है साथियों? सूजन। सूजन, और वो टूट कर कहाँ आती है फिर बॉडी से? टूटकर प्लस उसके अंदर क्या आता है फिर? ओवा। बॉडी से बाहर आ जाती है। और टूटकर बाहर आना क्या कहलाता है साथियों? यही क्या कहलाता है? सी साइकिल का। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? सर बिल्कुल समझ में आया, बहुत अच्छी जानकारी आपने हमें दी। बिल्कुल। आजकल महिलाओं में एक कॉमन समस्या आने लग गई है, सर्विक्स कैंसर। और बहुत सारी महिलाओं में भी होता है। और वो जिस वायरस के कारण होता है, देखो है क्या वो बात, मैं आपको बता देता हूँ। मैं लिखता हूँ, आपको इस बात को ध्यान रखना। पुरुषों में सबसे ज्यादा जो कैंसर पाया जाता है उसको प्रोस्टेट कैंसर बोलते हैं, और महिलाओं में जो कैंसर पाया जाता है वो उसको बोलते हैं सर्विक्स कैंसर। देखो एक वायरस है, अब शॉर्ट में याद रखना, एचपीवी। इसको बोलते हैं ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। ये वायरस क्या करता है? सर्विक्स वाले भाग को क्या कर देता है? संक्रमित कर देता है, और वहां जाके लगातार क्या होने लग जाती है? गांठें गांठें होने लग जाती है, और जिसके कारण महिलाओं में कौन सा कैंसर हो जाता है? सर्विक्स कैंसर हो जाता है। उपाय क्या है रोकने का तरीका? एचपीवी एचपीवी के खिलाफ बालिकाओं में क्या किया जाता है? टीकाकरण किया जाता है, और सरकारी अस्पताल में बिल्कुल मुफ्त है, और वहां जाके आप इसका इंजेक्शन लगवा सकते हो। 12 से 14 वर्ष की किशोरियों में, बालिकाओं को एचपीवी टीका का टीकाकरण करवा देना चाहिए। जब भी आप टीका लगवा दोगे ना साथियों, तो 92% आप सुरक्षित हो। किस कैंसर से? सर्विक्स कैंसर। बहुत सारी महिलाओं के अनजाने में भी इसके कारण क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। ये फीमेल में होता है, ध्यान रखना। और मेल के अंदर जो कैंसर पाया जाता है, ध्यान रखना, वो उसको प्रोस्टेट कैंसर बोलते हैं। पुरुषों के अंदर सबसे ज्यादा अगर कोई कैंसर है पुरुषों में, तो वो है प्रोस्टेट कैंसर। प्रोस्टेट भाग में मेल में कैंसर है। इसका साथियों अभी तक तो कोई इलाज है नहीं, जब आएगा तब आपको बता दिया जाएगा। प्यारे बच्चों, आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे बताना जरूर, ताकि मैं और भी मोटिवेट होकर आपके लिए ये वीडियो
लेके आऊं। इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।